हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिक्स ऑफ स्टडी। जैसा कि आपको पता है, रोज डेली हमारी 7 बजे बायोलॉजी की क्लास आती है। डेली 7 PM शाम को 7 बजे डेली बायोलॉजी का वीडियो अपलोड होता है हमारे चैनल पे और पब्लिक होता है। ठीक है ना। तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ताकि तो कल जैसे हम लोगों ने देखा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था अनुलेखन इकाई के बारे में। अनुलेखन इकाई, उसका थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं और उसमें कुछ बातें बाकी रह गई कि वो भी कर लेते हैं कि अनुलेखन इकाई क्या होती है। हम लोगों ने देखा था कि डीएनए का क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है। पीछे वाली क्लास का थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूं जिसमें ऊपर वाला स्ट्रैंड होता है वो 3 डेज से 5 डेज होता है और नीचे वाला स्ट्रैंड होता है वो 5 डेज से 3 डेज होता है। यहां तक हमने पढ़ा था और हम लोगों ने ये देखा था कि ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है ना। और ये टेम्पलेट क्या करता है, आरएनए बनाता है। आरएनए बनाता है मतलब जो कूटलेखन होता है वो किसका होता है, टेम्पलेट का होता है। और जो आरएनए बनता है वो क्या बनता है, इसका पूरक क्रम बनता है। इसका हमने एग्जाम्पल भी कल देख लिया था। और जो हमारा 5 डेज से 3 डेज होता है ये होता है कूटलेखन रज्जु के अकॉर्डिंग स्ट्रैंड। कूटलेखन रज्जुक या कोडिंग स्ट्रैंड होता है। और हम लोगों ने देखा था जो आरएनए बनता है वो इसका पूरक क्रम बनता है। अब हम लोग इस पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। वैसे कल मैंने आपको समझाया था लेकिन एक बार वापस से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमें यदि दे दे क्वेश्चन ऐसे दे दे 5 डेज, ठीक है ना, और आगे लिख दे AGCTGU, यू तो आता ही नहीं है ना डीएनए में, CT और 3 डेज। इससे हमें क्या बनाना है, mRNA बनाना है। इसे दे दी, इसका क्या बनाना है, mRNA बनाइए या फिर RNA बनाइए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कल मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो स्ट्रैंड दिया हुआ कौन सा दिया हुआ है, 5 डेज से 3 डेज दिया हुआ है या फिर 3 डेज से 5 डेज दिया हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे, जब भी यदि 5 डेज से 3 डेज दिया हो, कल वाले वीडियो में आप लोग पीछे से रिपीट करना, आपके समझ में जरूर आएगा कि 5 डेज से जो 3 डेज होता है वो क्या होता है, कूट लेखन रज्जुक होता है। और इससे जो आरएनए बनेगा बिल्कुल क्या बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है ना। कैसा, जैसा ये रज्जुक होगा वैसा का वैसा ही क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। और जो 3 डेज से 5 डेज होता है वो क्या होता है, टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट होता है और इससे जो आरएनए बनता है वो क्या बनता है, पूरक क्रम बनता है। पूरक क्रम बनता है, यहां तक हमें पता है। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये देखना इधर क्या दिया, 5 डेज से 3 डेज दिया हुआ है, फिर 3 डेज से 5 डेज। हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 डेज से 3 डेज दिया हुआ है। तो 5 डेज है तो जो आरएनए बनेगा वो भी किधर से किधर बनेगा, 5 डेज से 3 डेज बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी कि जब भी आरएनए बने चाहे डीएनए बने, किधर से किधर बनेगा, हमेशा 5 डेज से 3 डेज की ओर बनते हैं। चाहे आरएनए बने चाहे डीएनए बने, हमेशा किसमें किधर से किधर बनते हैं, 5 डेज से 3 डेज बनते हैं। तो ध्यान रखना, यदि ये वाला हमें 5 डेज से 3 डेज दिया है तो हमें क्या दिया हुआ है, कोडिंग स्ट्रैंड या कूटलेखन रज्जुक दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो डीएनए आरएनए बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा, सेम टू सेम। लेकिन टी के स्थान पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, क्योंकि यू के अंदर क्या नहीं होता, सॉरी आरएनए के अंदर क्या नहीं होता है, थायमीन नहीं होता। थायमीन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो यदि हम लोग इसका आरएनए बनाना चाहिए तो बनेगा किधर से किधर, 5 डेज से 3 डेज की ओर बनेगा। तो 5 डेज इधर ए है, ए का ए आ जाएगा, सेम टू सेम बन रहा है ना, पूरा क्रम थोड़ी ना बन रहा है। इधर देखना जी है तो जी का क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, सी का सी आ जाएगा, लेकिन टी की जगह पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। और जी की जगह पे जी, सी की जगह पे सी और टी की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा। और ये हो गया 3 डेज। तो ये कौन बन गया, आपका आरएनए बन गया। ठीक है ना। यदि क्वेश्चन ऐसे आए कि 5 डेज से 3 डेज कोई भी क्रम दे दे तो सेम टू सेम लिखना है, वैसा का वैसा लिखना है। लेकिन जो टी है, टी के स्थान पे क्या कर देना, बस यू कर देना। देखना वहां पे टी था, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यू कर दिया। ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन दूसरा क्या पूछ लेगा आपसे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा
5 डेज से 3 डेज है तो इसको क्या कर देगा, 3 डेज से 5 डेज कर देगा 3 डेज से 5 डेज कर देगा। और जैसे ये 3 डेज से 5 डेज हुआ, हमें पता चल गया क्या बन गया है, अब टेम्पलेट बन गए। क्या बन गए, टेम्पलेट। ठीक है ना। टेम्पलेट क्या होता है, हमेशा टेम्पलेट का जो आरएनए बनता है वो क्या बनता है, पूरक बनता है। क्या बनता है, पूरक बनते हैं। और वही ध्यान रखना है, जहां पे भी टी आए पूरक क्रम में, उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, यू लिखना है। मतलब थायमिन की जगह क्या लिखना है, यूरेसिल लिखना है। तो हम लोग इसका जो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पूरक क्रम। 3 डेज सॉरी बनेगा किधर से किधर, जो नई चीज बनती है हमेशा ध्यान रखना किधर से किधर बनेगी, 5 डेज से 3 डेज बनेगी। चाहे आरएनए बने चाहे डीएनए बने, हमेशा और हमेशा 5 डेज से 3 डेज बनाना है। जो भी नया चीज बनाएंगे बिना देखे, यहाँ पे क्या लिखना है, 5 डेज लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 डेज था तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, 5 डेज। और क्या हो जाएगा, ए है तो ए का पूरक क्या होगा, टी। ए का पूरक होगा क्या, टी। लेकिन आरएनए में टी नहीं होता है, टी की जगह पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। फिर देखो जी की जगह पे क्या आ जाएगा, जी का पूरक क्या होता है, सी। और सी का पूरक क्या होता है, जी। पूरक लिखने है बस इनके। ठीक है ना। और वापस टी आ गए, टी का पूरक क्या होगा, ए। यहां पे ध्यान रखना, क्यों आरएनए में टी नहीं होता है, टी की जगह पे यू होता है, लेकिन ये तो होता है ना। तो टी का पूरक क्या है, ए है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। वापस आगे देखना, आगे क्या आ गया, जी आ गया। तो जी का पूरक हो जाएगा सी, और सी का पूरक क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और टी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा आरएनए 5 डेज से 3 डेज। बताइए, आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। मैं एक बार से चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक, यहीं पे गलती तो नहीं कर दी। ए और जी, सी, टी सही है। ठीक है ना। ऐसा का एक मिनट, हाँ सही है, पूरा सही है ना। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को क्या करना है, हैंडल करना है। ध्यान इतना रखना है, यदि 5 डेज से 3 डेज दिया हुआ है तो क्या करना है, तो ये क्या होगा, हमारा कोडिंग स्ट्रेंड होगा। ठीक है ना। और यदि 3 डेज से 5 डेज दिया हुआ तो ये क्या होगा, टेम्पलेट होगा। बस ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करने के लिए बस इतना ही ध्यान देना है। सेम टू सेम, यदि कोडिंग स्ट्रिंग होगा तो सेम टू सेम बनेगा, बस टी की जगह भी आ जाएगा। और 3 डेज से 5 डेज मतलब टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट की जगह पे क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, पूरा क्रम हो जाएगा। और टी की जगह पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके जो भाग होते हैं। कल हम लोगों ने इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो पढ़ ली थी। आज हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अनुलेखन इकाई होती है उसके भाग होते हैं वो कैसे होते हैं। देखना, ये 3 डेज, ये 5 डेज, ये 5 डेज, ये 3 डेज, ये क्या हो गया, टेम्पलेट। और ये क्या हो जाएगा, कोडिंग स्ट्रेंड। पीछे वाला वीडियो देख के यदि समझ में नहीं आ रहा है तो क्योंकि पीछे वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। अब तो हम इसकी मोटी मोटी बातें करेंगे ऊपर से। तो देखो इधर क्या होता है कि ये जो होता है हमारा जो अनुलेखन इकाई होती है, जो जीन होती है, उसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। जो सबसे आगे वाला भाग होता है, ठीक है ना, कौन सा भाग, सबसे आगे वाला भाग, हम लोग ये बोल देंगे कूट लेखन रज्जुक का। कूट लेखन रज्जुक का, ये देखो ये कूट लेखन रज्जुक ये वाला है ना, कूट लेखन रज्जुक का 5 डेज सीरा क्या होता है, ध्यान रखना। ये आगे का भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं उन्नायक। उन्नायक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उन्नायक। या इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्धक भी बोलते हैं। ठीक है ना। और इंग्लिश में इसको हम लोग बोल देंगे प्रमोटर। ठीक है ना। उन्नायक, वर्धक या प्रमोटर। तो कूट लेकर रज्जु का जो 5 डेज सीरा होता है उसे क्या कहते हैं, उन्नायक, वर्धक या प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर कहते हैं। अब इसका क्या काम है, कल हम लोगों ने पीछे एक बात की थी कि जो डीएनए निर्भर कौन होता है, आरएनए पॉलीमरेज। इस क्लास को समझने के लिए पीछे वाली क्लास अटेंड करके आए, तभी ताकि ये क्लास समझ में आएगी, क्योंकि पीछे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी देखना, तो डीएनए पे निर्भर कौन होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा था किसकी शुरुआत करता है, कूट लेखन की शुरुआत करता है, कूट लेखन की शुरुआत करेगा। ठीक है ना। कैसे करेगा देखना,
होगा क्या आगे, तभी अनुलेखन समझ में आएगा, ट्रांसक्रिप्शन तभी समझ में आएगा जब ये बातें हमें पता होगी। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक एंजाइम होता है डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम यहाँ पर जाएगा और इस 5 डेज सिरे की सहायता से पहचानेगा, कौन से भाग को पहचानेगा, उन्नायक भाग को पहचानेगा और यहाँ पर इससे आके जुड़े जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जुड़े हुए ना, इधर बीच में नाइट्रोजनिक क्षारक से ए का सामने टी इस तरीके से जुड़े हुए हैं सारे सामने। तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पर आकर जुड़ेगा, किसकी सहायता से जुड़ेगा, उन्नायक भाग के या फिर जो हमारा कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है, कूट लेखन रज्जुक है, उसके 5 डेज सिरे से किसका निर्धारण करेगा, उन्नायक भाग का या वर्तक भाग का या प्रारंभक भाग का क्या करेगा, इनिशियल पॉइंट का क्या करेगा, निर्धारण करेगा और उससे आकर कौन जुड़ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाएगा, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाएगा। अभी ये करता क्या है, कल हम लोगों ने पीछे बात कर ली थी कैसे काम करता है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये करता क्या है, यहाँ पर आएगा आरएनए, ये बातें हम लोगों ने डीएनए प्रतिकृति में भी की थी, जो पॉलीमरेज एंजाइम है क्या करेगा, बनाने का काम करेगा, चाहे डीएनए बनाए चाहे आरएनए बनाए। यदि डीएनए बना रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो जाएगा और यदि आरएनए बना रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो जाएगा। अब देखना ये आएगा, यहाँ पर देखेगा और यहाँ पर देखेगा, क्या देखेगा, कूटलेखन करना है, इसको अनुलेखन करना है। अनुलेखन करेगा तो कैसे करेगा, यहाँ पे आएगा और ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ इसने देखा कि क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले हाइड्रोजन बंध तोड़ेगा और आगे घुसता जाएगा, आगे की तरफ खिसकता चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ये एक को देखेगा, ऊपर की एडेनिन जुड़ा हुआ है तो कोशिका द्रव्य से क्या लेकर जोड़ देगा, इधर जो आरएनए बनेगा उसमें 5 डेज। अब सर 5 डेज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि जो भी नई चीज बनेगी, चाहे डीएनए बने चाहे आरएनए बने, किधर से किधर बनेगी, 5 डेज से 3 डेज की ओर बनती है। तो 5 डेज और इधर ए है तो ए के सामने कौन आता है, टी आता है। ठीक है ना, पूरा क्रम बनाना है हमें, लेकिन आरएनए में तो टी होता ही नहीं है, थायमिन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। तो ऐसे ये बनाता चलता है और लास्ट के अंदर यहाँ पर आकर क्या कर देगा, पूरा कर देगा, 3 डेज की ओर आ जाएगा और आरएनए बना देगा। समझ गए ना। तो पहला पार्ट क्या है इसका, उन्नायक या वर्धक या प्रमोटर भाग। प्रमोटर भाग क्या है, जो कूट लेखन रज्जु का 5 डेज सिरा होता है उसे क्या कहते हैं, उन्नायक वर्धक या प्रमोटर भाग कहते हैं। और इससे आकर कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है और कूट लेखन की क्रिया का क्या करता है, प्रारंभ करता है, शुरुआत करता है, इनिशियल करता है। ठीक है ना, उसको स्टार्ट करेगा। दूसरा पार्ट होगा, ठीक है ना, उन्नायक भाग का काम इतना, ये ध्यान रखना, ये क्या करता है, ये हमेशा सिर्फ इस उन्नायक भाग का काम इतना है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन अब जो प्रोटीन की सूचना है वो कहां पर होती है, यहां से लेकर यहां वाले पार्ट तक। ठीक है ना, उससे पहले पहले इसकी बात कर लेते, और इसको हम लोग बोलेंगे संरचनात्मक भाग, संरचनात्मक भाग। ठीक है ना, जो बीच वाला भाग होगा इसको क्या बोलेंगे, संरचनात्मक भाग बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। तो इस संरचनात्मक भाग में क्या होते हैं, जो जीन है उसका क्या होता है, संदेश होता है, या फिर क्या होते हैं, जीन के कोड होते हैं, या फिर हम लोग ऐसे बोल देते हैं जीनों का क्या होता है, जीनों का समूह होता है, जीनों का समूह होता है। संरचनात्मक भाग में क्या होता है, जीनों का समूह होता है, या फिर डीएनए जीनों का समूह होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रोन बोलते हैं, सिस्ट्रोन। ठीक है ना, संरचनात्मक भाग होता है और इसके अंदर क्या होता है, जीनों का समूह। तो पहला पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा संरचनात्मक भाग वाला। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल जीन वाला। इसमें देखो कि जीनों के कोड होते हैं, फिर जीनों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन कहते हैं। अब ये सिस्ट्रोन क्या है, एक परिभाषा तो ये हो गई डायरेक्ट की डीएनए के संरचनात्मक भाग में जो जीनों का समूह होते हैं सिस्ट्रोन कहते हैं। और सिस्ट्रोन की दूसरी बात हम और देख लेते हैं कि इस सिस्ट्रोन में किसकी सूचना होती है। हमने पीछे पढ़ा है कि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो जो ये संरचनात्मक भाग होता है, ये सिस्ट्रोन होता है, इसके अंदर किसकी सूचना होती है, प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। तो सिस्ट्रोन की दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, आगे और समझ में आएगा, डिटेल में भी जाएंगे इसके, तब और ज्यादा समझ में आएगा। एक बार के लिए यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं। ठीक है ना, कि सिस्ट्रोन क्या होगा, जीनों का समूह, या फिर डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या करता है,
कूट लेखन करता है। डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का कूट लेखन करता है क्या कहलाता है? सिस्टोन कहलाता है। पॉलीपेप्टाइड ये क्या है? पेप्टाइड क्या होता है? हम लोगों ने पीछे पढ़ा है 11th क्लास में, जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्लों के बीच में बनने वाला बंध क्या होता है? पेप्टाइड बंध होता है। अमीनो एसिड होते हैं ना, उनके बीच में जो बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध बोलते हैं। पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड बॉन्ड बोल देंगे, ठीक है ना। अब पॉलीपेप्टाइड क्या होगा? ऐसे यदि बहुत सारे अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे क्या बोल देंगे? पॉलीपेप्टाइड, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड होता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में इन चीजों को, ठीक है ना। तो डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का कूट लेखन करता है या प्रोटीन बनाता है क्या कहलाता है? सिस्टोन कहलाता है। यहां तक मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर लास्ट में इसका एक भाग और आ जाता है, एक पार्ट और आ जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे समापक भाग या टर्मिनेटर। क्या बोल देंगे इसको? टर्मिनेटर बोल देंगे। इस वाले को मिटा देता हूं ना मैं समझाने के लिए। इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटर या समापक। ये क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा, मतलब समाप्त करेगा। कौन सी क्रिया? कूट लेखन की क्रिया को क्या करता है? कूट लेखन की क्रिया को समाप्त करता है। इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान जैसे प्रारंभिक भाग की पहचान क्या थी कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके 5 डेज सिरे को क्या कहते हैं? प्रारंभिक भाग कहते हैं। वैसे ही कोडिंग स्ट्रैंड या कूट लेखन रज्जु के 3 डेज सिरे को क्या कहेंगे? समापक भाग। तो क्या लिखेंगे? यह कूट लेखन रज्जुक या कोडिंग स्ट्रैंड के 3 डेज सिरे पर उपस्थित होता है। बस यहां पर आते आते क्या हो जाएगी? प्रोटीन बनना बंद हो जाएगी, या फिर कूट लेखन की क्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और प्रोटीन बनकर क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। बनेगी कैसे वो हम लोग पढ़ेंगे अनुवादन में। अभी हम लोग केवल इतना ट्रांसलेशन में पढ़ने वाले हैं वो चीजें, ठीक है ना। अभी तक यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। तो यदि एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, जरूर आप बच्चों को याद होगा, ठीक है ना। और यदि अच्छा लग रहा है पढ़ाने का मेथड तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे हम लोग देखते हैं इसको, इसमें क्या होता है। तो इसकी बेसिक बातें हो गई। इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। अनुलेखन इकाई का आपसे वर्णन पूछता है कई बार एग्जाम में, तो अनुलेखन इकाई का वर्णन क्या करके होगे कि अनुलेखन इकाई के अंदर 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा? इसका प्रारंभिक भाग हो जाएगा। कोडिंग स्ट्रैंड का 5 डेज सिरा क्या कहलाता है? प्रारंभिक भाग कहलाता है। और इससे आकर कौन जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम या डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं इसका संरचनात्मक भाग। डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का कूट लेखन करता है क्या कहलाता है? सिस्टोन कहलाता है। मतलब संरचनात्मक भाग के अंदर जिनों का क्या होता है? समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? सिस्टोन कहते हैं। और ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। अभी आरएनए बनाएगा और आरएनए से बाद में क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को अनुवादन बोलते हैं। फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा कि टर्मिनेटर क्या होता है या समापक क्या होता है कि कूट लेकर रज्जु का 3 डेज सिरा क्या कहलाता है? टर्मिनेटर या समापक कहलाता है। और ये क्या पर उपस्थित होता है? कोडिंग स्ट्रैंड के 3 डेज सिरे पर उपस्थित होता है। और ये क्या करता है? कूट लेखन की क्रिया को समाप्त करता है। ये इसकी बेसिक बातें हो गई। और जो इसका 3 डेज से 5 डेज सिरा होता है उसे टेम्पलेट कहते हैं। और 5 डेज से 3 डेज सिरा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड या कूट लेखन रज्जु के कहते हैं। और उससे पहले हम लोगों ने बातें ये की थी कि जो कूट लेखन होता है वो टेम्पलेट का होता है। पिछले वीडियो में ये बातें हम लोगों ने की थी। तो जरूर एक बार इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी ये पार्ट समझ में आएगा कि जो टेम्पलेट होता है वो क्या होता है? कूट लेखन करता है या फिर उसका कूट लेखन होता है। और जो आरएनए बनता है उसके अंदर टेम्पलेट का पूरक क्रम होता है। फिर हम लोगों ने देखा जो 5 डेज से 3 डेज सिर्फ वो कोडिंग स्ट्रैंड, और कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा ही क्या बनता है? आरएनए सेम टू सेम बनता है, ठीक है ना। तो ये इसकी नॉर्मल सी बातें हो गई। फिर हमारे एनसीईआरटी में एक छोटी सी हेडिंग और दे रखी है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखना क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है। देखना अनुलेखन इकाई व
जीन। तो अनुलेखन इकाई के बारे में हम लोगों ने पूरी बातें पढ़ ली। अनुलेखन इकाई को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं, क्योंकि डीएनए के टुकड़े को क्या बोलते हैं, डीएनए के खंड को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। और ध्यान रखना, जो जीन होते हैं कहां पर उपस्थित होते हैं, डीएनए पर उपस्थित होते, डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं। जीन होते हैं वो कहां पर उपस्थित होते, डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पर उपस्थित होते हैं। बाद में हम लोग जो देखते हैं, अब ट्विस्ट यहां पर आता है, ये समझ लेना आप लोग। यदि ये समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी ना। इधर देखना क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक, सॉरी पहले हम लोग देख रहे थे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो कैसी होती है, वो होती है पॉलीसिस्ट्रोनिक। सिस्ट्रोन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है ना। सिस्ट्रोन क्या होता है, इसकी परिभाषा अभी अभी हम लोगों ने पढ़ेगी, जीनों का एक समूह होता है, ठीक है ना। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो कैसी होती है, मोनोसिस्ट्रोनिक होती है। अब सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन वह जीन है, पॉली मतलब बहुत सारा, मैनी कई, अकेली जीन क्या करेगी, बहुत सारे काम करेगी, मतलब अकेली जीन एक से ज्यादा एंजाइम प्रोटीन बनाएगी, ठीक है ना, या फिर हार्मोन बनाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन वह जीन जो एक से ज्यादा कार्य करती है, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन कहलाती है। अरे मोनो मतलब सिंगल, अकेला, ठीक है ना, जैसे आप लोग वो सिंगल है ना, वैसे ही मोनो का मतलब अकेला, अकेला मतलब ये क्या करेगी, एक ही काम करती है। मेरी बातों को दिल पे ना ले, इस तरह हमें सिंगल बोल दिया है ना। आगे पढ़ते चले, पढ़ाई में ध्यान ज्यादा देना है। इधर देखो, मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब एक जीन क्या करती है, केवल एक ही काम करती है। अभी मैं आपको बनाकर बताता हूं, जैसे मानो ये कोई पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन है, मतलब क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक ये एक जीन हो गई, यहां से लेकर यहां तक डीएनए का टुकड़ा हो गया ना, 3 डेज से 5 डेज और 5 डेज से 3 डेज, ठीक है ना। और यहां से लेकर यहां तक तीसरी जीन हो गई, यहां से लेकर यहां तक चौथी जीन हो गई। मतलब जीन होती है वो लगातार होती है, और एक ही जीन क्या करती है, एक से ज्यादा कार्य करती है। मतलब डीएनए का एक टुकड़ा, एक फ्रेगमेंट जो होता है वो एक से ज्यादा काम करने की क्षमता रखता है। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, यूकैरियोटिक की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक की बात हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ा बता देता हूं कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें क्या होता है, जीन का विपाटन होता है। विपाटन मतलब जीन बटी हुई होती है, या फिर क्या वो कहते हैं स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन होती है। स्प्लिट जीन मतलब, अरे देखना समझना, इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ये मान लो ये डीएनए का कोई टुकड़ा हो गया, इसमें 3 डेज हो गया, ये क्या हो गया 5 डेज हो गया, ये क्या हो गया 5 डेज हो गए, ये क्या हो गया 3 डेज हो गया। अभी हम लोगों ने देखा था प्रोकैरियोटिक में जो जीन होती है वो लगातार होती है, एक के बाद एक होती है, जस्ट जुड़ी हुई होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक मान लेती है इसके अंदर एक जीन आ गई, ऐसे बना रहा हूं, वो क्या आ गई, जीन आ गई। लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो डीएनए है उसमें कोई जीन नहीं है, वो सिर्फ डीएनए का क्या है, टुकड़ा है जो खड़े बना रहा हूं। मतलब इसके अंदर तो आनुवांशिक सूचनाएं होती है और इसके अंदर आनुवांशिक सूचनाएं नहीं होती है, समझ गए क्या। फिर वापस क्या आती है कि जीन आती है जिसके अंदर क्या होती है, आनुवांशिक सूचनाएं होती है। ये देखो इस तरीके से फिर से क्या आएगा, डीएनए का एक ऐसा टुकड़ा आएगा जिसके अंदर कोई आनुवांशिक सूचनाएं नहीं होती है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें आनुवांशिक सूचनाएं नहीं, इसके अंदर आनुवांशिक सूचनाएं है। तो जो यूकैरियोटिक जीन होती है वो 2 भागों में बटी हुई होती है। मतलब जीन का क्या होता है, विपाटन होता है, बटी हुई होती है, स्प्लिट होती है, समझ गए क्या। और ये 2 भाग कौन से होते हैं, देखना, जो स्प्लिट जीन होती है उसके 2 भाग पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से, एक तो एक्सोन, दूसरा पढ़ेंगे इंट्रॉन। समझ गए क्या कि जो यूकैरियोटिक जीन होते हैं वो विपाटित होते हैं, मतलब पहले एक एक्सोन आएगा, ठीक है ना। तो एक्सोन में मैं लिख देता हूं, इसमें क्या होती है
आनुवांशिक या जेनेटिक कोड, आनुवांशिक सूचनाएं प्रेजेंट होती है और इनमें आनुवांशिक सूचनाएं अब्सेंट होती है। तो डीएनए का वह खंड जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है एक्सॉन कहलाता है, और डीएनए का वह खंड जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं नहीं पाई जाती क्या कहलाता है, इंट्रॉन कहलाता है। और एक्सॉन और इंट्रॉन किसमें पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं या फिर यूकेरियोटिक सेल्स के डीएनए में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के डीएनए में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो क्या होती है, पॉलीसिस्टोनिक जीन होती है। आगे देखते हैं, तो बताओ जो एक्सॉन का संदेश है तो वो आरएनए बनेगा उसमें जाएगा, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे कैसे जाएगा वो अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर, अनुलेखन की क्रियाविधि मेथड पढ़ेंगे ना उसके अंदर। देखो तो ये क्या होता है, संसाधित आरएनए में प्रेजेंट होता है, मतलब जो आरएनए बनेगा उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है कौन, एक्सॉन, और ये प्रेजेंट नहीं होता है, इनको काट कर हटा देंगे। और इंट्रॉन खंडों को काट कर हटाने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, आरएनए स्प्लाइसिंग बोलेंगे। बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना कि इंट्रॉन खंडों को आगे पढ़ेंगे, काट कर कैसे हटाएंगे वो क्रियाविधि में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। इंट्रॉन खंडों को काट कर हटाने की प्रोसेस या क्रियाविधि क्या कहलाती है, आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाती है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और ऐसे चैनल के साथ जुड़े रहे।